नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में साहित्य दर्पण ग्रंथ आपका चल रहा है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ कृत है और इस साहित्य दर्पण में षष्ठम परिच्छेद जो आपके चल रहा है उसमें रूपकों के बारे में हम पढ़ रहे थे। रूपकों में पहला रूपक जो है उसका नाम है नाटक। नाटक के लिए यहाँ पर विस्तृत व्याख्या करके बताया गया है कि किस प्रकार से नाटक में अंक होते हैं, किस प्रकार से नाटक की कथा वस्तु होगी, नाटक का नायक नायिकाएं कैसे होंगे, नाटक का कार्य व्यापार किस प्रकार से बांटा गया है, पंच संधियों का, पंच अर्थोपक्षेपक, पंच अर्थ प्रकृतियां और फिर नाट्य अलंकार, नाट्य लक्षण, लास्यांग आदि में नाटक का विस्तृत विवेचन किया गया है। पूरी नियमावली बताई गई है कि किस प्रकार से नाटक में पात्रों का नियोजन करना चाहिए, किस प्रकार से उसका इतिवृत्त होना चाहिए। अब रूपक के भेद में ही नाटक के बारे में बताया गया प्रकरण के लिए। तो प्रकरण के लिए संक्षेप में बताया कि प्रकरण का जो वृत्त है अर्थात जो उसका कहानी है, इतिवृत्त है, वो या तो लौकिक हो या कल्पित हो, या तो कवि के द्वारा कल्पित हो या लौकिक हो। उसका नायक जो है वो धीर प्रशांत नायक होगा जो ब्राह्मण, वणिक या अमात्य आदि हो सकता है। नायिका के लिए बताया कि 3 प्रकार की नायिकाएं हो सकती हैं, या तो कुलजा हो या वैश्या गणिका हो या फिर दोनों ही हो सकती है। तो उनके उदाहरण भी दिए हैं किस प्रकार से किस नाटक में नायिकाएं हैं, उनके नाटकों के नाम से उदाहरण भी दिए गए हैं। बाद में बताया कि इसमें जो प्रधान रस है अंगी रस के रूप में श्रृंगार रस की प्रतीति कराई जाएगी और जो अन्य रस हैं वो अंग रूप में रहेंगे। इसके बाद में बताया गया कि जो भी उसके अलावा जितना इतिवृत्त है और जो किस प्रकार से अंक हैं, जो अंक 10 अंक होंगे प्रकरण में और बाकी सब जो है वो नाटक की तरह ही होगा। पंच संधि, अर्थ प्रकृति, अलंकार, लास्यांग, लक्षण आदि जो सब हैं वो सब बाकी नाटक की तरह ही प्रकरण में भी होंगे। प्रकरण के लिए अब नाम, कुछ प्रकरणों का नाम याद रख सकते हैं, जैसे शूद्रक विरचित मृक्षकटिकम, उसके अलावा भवभूतिकृत मालती माधवम और तरंग दत्त। इस प्रकार से कई सारे प्रकरणों के नाम होते हैं, उन्हें भी आप पुष्पभूषित नामक एक प्रकरण है। तो इस प्रकार से इन प्रकरणों के नाम आप याद रख सकते हैं। अब आगे तीसरा रूपक का भेद है। रूपक के भेद जो हम पढ़ रहे हैं वो 10 भेद होते हैं और रूपक के नाटक, भाण, प्रकरण, इहामृग, अंक, विधि, व्यायोग, समवकार, डिमा, प्रहसन आदि। उनमें से हम नाटक के बारे में विस्तृत पढ़ चुके हैं। प्रकरण के बारे में संक्षेप में बता करके बता दिया कि कुछ विशेष चीजें हैं, उनके अलावा जो भी हैं वो सब नाटक की तरह ही उसमें भी होंगे। अब भाण के लिए बता रहे हैं, भाण क्या होगा। भाणः स्यात् धूर्तचरितो नानावस्थरात्मकः एकांकः एक एवात्र निपुणः पंडितो विटम् अंगे प्रकाशयत्वेनानुभूतमिश्रेण वा संबोधनो दिक्प्रेक्ति कार्यात् आकाशभासते सूचेद्वे वीरशृंगारो शौर्य सौभाग्यवर्णने तत्रेति वृत उत्पाद्यं वृत्तिभाण प्रायेण भारती मुख निर्वहणं संधि लास्यं ज्ञान दशापि च। अब यहाँ पर बताया कवि ने कि प्रकरण के बाद बताया कि भाण जो है उसमें भाण स्यात् धूर्त चरितो नाना अवस्थात्मकम। भाण के लिए कहा भाण वह रूपक है जिसमें धूर्त चरित वाला चरित्र का चित्रण किया जाता हो और एक अंक में हो, नानाविध लोकोपयोगी व्यवहारों से उपनिबद्ध किया जाए और जिसकी रचना एक अंक में की जाए और इसमें एक ही कुशल विद्वान नायक हो या जो कि विट हुआ करता है। इसमें एक ही कुशल नायक विद्वान नायक होगा और वो विट होगा और इसकी कहानी जो है वो एक ही अंक में होगी
और स्वानुभूत अथवा परानुभूत विषयों का रंग सामाजिकों का परिचय दिया करता हो, अपने अनुभूत के लिए और दूसरों के अनुभूत कराने वाला परिचयात्मक रूप वहाँ सामाजिकों के लिए प्रस्तुत करने वाला हो। इसके बाद विषय परिचय में आकाश भाषित आदि का आश्रय लेकर के किसी न किसी को संबोधित किया जाता हो। भाण में आकाश भाषित अर्थात आकाशवाणी के द्वारा सुन करके किसी को संबोधित किया जाता हो। इसमें मुख्य रूप से श्रृंगार और वीर रस की अभिव्यंजना हुआ करती है और विलास शौर्य का वर्ण भी अपेक्षित हुआ करता है। और भाण का जो इतिवृत्त है वो भी कवि कल्पित होगा, जैसे प्रकरण में कवि कल्पित है वैसे इसका जो इतिवृत्त होगा वो भी कवि कल्पित होगा। और इसमें भारतीय वृत्ति का प्रयोग किया जाएगा। भारतीय वृत्ति जो है उसका बाहुल्य प्राप्त होगा। संधि पंचक जो है उसमें निर्वहन और मुख संधियों की योजना की जाएगी। मुख और निर्वहन संधि जो है उसकी योजना यहाँ पर की जाएगी। मनोरंजन वैचित्र की दृष्टि से इसमें 10 जो लास्यांग बताए गए हैं, पिछले कुछ भागों से पहले पढ़े थे हमने, वो जो नाटक आदि में लास्यांग जो है वो सभी प्रकार के लास्यांगों को यहाँ पर भी रखा गया है। मनोरंजकता की दृष्टि से काव्य को, इस नाटक को, भाण को मनोरंजक बनाने के लिए, रंजकता प्राप्त कराने के लिए इसके अंदर लास्यांग जो 10 बताए हैं वो 10 लास्यांगों का प्रयोग भी हुआ करता है। अब यहाँ पर आकाश भाषित इसलिए बताया गया है कि एक पात्र एक नायक के रूप में यहाँ पर रहेगा, तो किसी जब दूसरे की बात सुनना या दूसरों को बोलने के लिए, संबोधित करने के लिए जब अन्य पात्र नहीं है तो उसको संबोधित करने के लिए मुक्ति यहाँ पर कल्पना करके कि मतलब ऐसा मान लीजिए कोई बोल रहा तो सुन रहा होगा, उस प्रकार का बात करना यहाँ पर उत्तर प्रयुक्त रूप में विस्तार रूप से दिया गया है। अब ये तो भाण में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है कि इसका इतिवृत्त भी काल्पनिक होगा, इसका नायक जो होगा वह धूर्त होगा, धूर्त चरित्र वाला होगा, और इसका नायक विट होगा, और इसमें मुख और निर्वहन संधि का प्रयोग होगा, भारतीय वृत्ति का बाहुल्य होगा, श्रृंगार और वीर रस का बाहुल्य होगा। एक अंक में ही इसकी कथा को खत्म करना होगा। मुख्य बात जैसे कि नाटक में 4 से 7 अंक तक होगा, प्रकरण में 10 अंक, और महानाटक में भी 10 अंक। महानाटक के लिए उदाहरण आपको बताया था बाल रामायण राजशेखर का। और उसी प्रकार से भाण में 1 अंक, एकांकी नाटक है ये, एकांकी रूपक है ये भाण। इसके बाद में आता है व्यायोग, जैसे आप नाम सुना होगा मध्यम व्यायोग, उस प्रकार से व्यायोग जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। ख्यातेति वृत्तो व्यायोगः स्वल्प स्त्रीजन संयुक्तः हीनो गर्भ विमर्शाभ्याम नरैर्बहुभिराश्रितः एकांकश्च भवेद् स्त्री निमित्त समरोदयः कैशिकी वृत्तिरहितः प्रख्यास्तत्र नायकः राजर्षिरथदिभ्यो वा भवेद्धीरो धत्तश्च सः हास्य शृंगार शान्तेभ्यः इतरे अत्रांगिनो रसाः। व्यायोग के लिए बताया इन्होंने कि व्यायोग किस प्रकार से हो सकता है, उसके लिए इन्होंने बताया रूपक का इतिवृत्त जो है, व्यायोग नामक जो रूपक है इसका इतिवृत्त क्या होना चाहिए, प्रख्यात होना चाहिए। जिस प्रकार से भाण का प्रकरण का कवि कल्पित है, इस प्रकार से इसका जो है वहां पर तो कवि कल्पित है, और यहाँ पर क्या होगा, प्रख्यात होना चाहिए। जैसे रामायण की कथा, महाभारत की कथा, जो प्रसिद्ध कथाएं हैं वहां से इसका रूप लिया जा सकता है, जिसमें स्त्री पात्रों की संख्या कम और पुरुष पात्रों की संख्या ज्यादा हुआ करती हो। व्यायोग में स्त्री पात्रों की संख्या कम और पुरुष पात्रों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, जिसमें गर्भ और विमर्श संधियों की योजना अपेक्षित नहीं रहा करती है। इसमें गर्भ और जो विमर्श संधि है उसकी अपेक्षा नहीं रहेगी, और ये भी 1 अंक में ही समाप्त होगा। इसकी जो एकांक इसको बोलते हैं, 1 अंक में इसकी समाप्ति की जानी आवश्यक है। इसमें ऐसे संग्राम का वर्णन होगा जिसका कारण स्त्री न हो। जो इसमें युद्ध का जो कारण होगा वो स्त्री नहीं होगी। जैसे महाभारत का युद्ध का कारण था स्त्री, लेकिन
यहाँ पर उस प्रकार का नहीं होगा कि किसी स्त्री के लिए युद्ध हो। इसमें कैसी की वृत्ति नहीं रहती। इसका नायक कोई प्रसिद्ध पुरुष होता है, इसका नायक जो होगा कोई प्रसिद्ध पुरुष होगा, कोई राजर्षि हो सकता है, कोई देव विशेष हो सकता है, और धीरोदात्त प्रकृति के ही नायक का चित्रण यहाँ पर अपेक्षित है। नाटक की तरह जिस प्रकार नाटक में धीरोदात्त नायक होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी धीरोदात्त नायक का रूप होना चाहिए। हास्य, श्रृंगार और शांत, इन तीनों रसों को छोड़ करके बाकी कोई सा भी रस इसमें हो सकता है। हास्य रस नहीं होगा, श्रृंगार नहीं होगा और शांत रस। शांत रस की प्रतिक्रिया इसलिए नहीं की जाती क्योंकि शांत रस अपने आप में एक ऐसा रस है जहाँ पर निर्वेद की प्राप्ति हो और वो रंजकता प्राप्त नहीं करवा सकता। इसलिए भरत मुनि ने पूरे नाट्य शास्त्र में ही कहीं पर भी शांत रस को नहीं माना है। उन्होंने केवल 8 रसों की ही गिनती की है और उनमें शांत रस को छोड़ दिया है। तो इन तीनों रसों को छोड़ करके किसी को भी अंगी अर्थात प्रधान रस के रूप में रखा जा सकता है। श्रृंगार, हास्य और शांत रस को छोड़ करके बाकी जो भी रस है उनको किसी को भी प्रधान रस के रूप में रखा जा सकता है। वीर हो, रौद्र हो, अद्भुत हो, या किसी प्रकार का रस को यहाँ पर रख सकते हैं। और तो इसमें उदाहरण भी दिया, व्यायोग के लिए उदाहरण दिया सौगंधिका हरण। सौगंधिका हरण नामक एक व्यायोग बताया है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने सुना होगा तो मध्यम व्यायोग एक व्यायोग है और उसमें महाभारत से जो प्रसिद्ध घटना है उस प्रसिद्ध घटना को ही लिया है। वहाँ का जो प्रधान रस है वो प्रधान रस वीर रस है और उसमें किसी स्त्री के लिए युद्ध नहीं किया जा रहा बल्कि एक ब्राह्मण परिवार जो है उनसे घटोत्कच का अपनी माँ के लिए उपवास के लिए किसी ब्राह्मण वटु को ले जाने के लिए कार्य हो रहा है, जिसमें आकर के भीम घटोत्कच को रोकता है। घटोत्कच और भीम के बीच में युद्ध होता है, उसका वर्णन वहाँ पर दिखाया गया है। एक अंक में उसकी कहानी समाप्त है। तो उस प्रकार का जो प्रकरण, उस प्रकार का जो वर्णन दिखाया गया वो व्यायोग में दिखाया जाता है। अब आगे कहा संवकार। संवकार क्या है उसके बारे में बताते हैं। वृत्तम संवकारे तु ख्यातम देवासुराश्रया संदेयो निर्विमर्शास्तु त्रयंकास्तत्र चादिमे संधि द्वावन्तयोस्ततद्वेक एको भवेत् पुनः नायका द्वादशोदात्ता प्रख्याता देवमानवः फलं पृथक् पृथक् तेषां वीरमुख्यो अखिलो रसः वृत्तयो मदनैकसिक्तौ शिक्यौ नात्र बिन्दुप्रवेशकौ वित्यङ्ग्यानि च तत्र स्युः यथा लाभं त्रयोदश गायत्र दृष्टिकमुखादयत्र छन्दांसि विविधानि च त्रिशृङ्गार त्रिकपटः कार्यस्यायं त्रिवद्रवा वस्तु द्वादश नालिभिः निष्पाद्यं प्रथमाङ्गं द्वितीयङ्के चतस्त्रिभिः आत्मके तृतीयके। अब यहाँ पर इनका उदाहरण दिया, संवकार के लिए दिया वृत्तम संवकार तो ख्यातम देवाश्रयम, इसका वृत्त जो होना चाहिए ख्यात होना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए, देव विषयक या असुर विषयक हुआ करता है, जो या तो देवताओं के या असुरों को लेकर के, और पुराण आदि प्रसिद्ध हुआ करता है। पुराण आदि में जो कथाएं हैं उनसे प्रसिद्धि प्राप्त हुआ करता है। इसमें विमर्श संधि को छोड़ करके संधियां अपेक्षित रहेंगी। विमर्श संधि नहीं होगी, उसके अलावा सभी संधियों का प्रयोग यहाँ पर होगा, जो बाकी 4 संधियों उनका प्रयोग होगा। इसकी रचना जो है 3 अंकों में पूर्ण होनी चाहिए, संपूर्ण हुआ करती है, अर्थात 3 अंक का हो सकता है समवकार। इसमें पहले अंक में मुख और प्रतिमुख संधि, दूसरे में गर्भ संधि और तीसरे में निर्वाण संधि की योजना की गई है। इसमें 12 नायकों का चरित्रण हुआ करता है। 12 नायकों का चरित्रण किया जाएगा, जिसके लिए धीरोदात्त होना, प्रख्यात होना, दिव्य अदिव्य होना आवश्यक है।
इसका जो नायक होंगे वो 12 नायक होंगे और उसमें धीरोदात्त होना चाहिए और दिव्य प्रख्यात होना चाहिए, दिव्य या अदिव्य, या तो दिव्य पुरुष होना चाहिए या साधारण मानव रूप में होना चाहिए। इन 12 नायकों में प्रत्येक का प्रयोग अलग अलग होगा और इसमें वीर रस अंगिरस रूप में रहेगा, क्योंकि देव या असुरों के विषय में है तो जहाँ तक वीर रस का प्रयोग वहाँ करना अपेक्षित है। अन्य रस इसमें अंग रूप में उपनिबद्ध हुआ करेंगे और उसके अलावा जो है इसमें कैशिकी के पुट के साथ साथ तीनों वृत्तियां भी आवश्यक हैं। जो 4 वृत्तियां हैं वो चारों वृत्तियों का प्रयोग भी यहाँ पर समवकार में किया जाएगा। इसमें बिंदु निक्षेप की आवश्यकता नहीं और न प्रवेशक योजना की ही अपेक्षा, ना तो बिंदु और ना ही प्रवेशक आदि की अपेक्षा होगी। उपयोगिता की दृष्टि से जो विधि के अंग बताए गए हैं उनका प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है और इसमें गायत्री और उष्णिक छंदों का प्रयोग भी मिलेगा या साथ में प्रयोग किया जाएगा। समवकार के लिए त्रिसंगार, त्रिकपट और त्रिवृद्ध होना आवश्यक है। प्रथमांक का इतिवृत्त 12 नाली अर्थात 24 घटिका और द्वितीयांक का इतिवृत्त 4 नाली अर्थात 8 घटिका और तृतीयांक की वस्तु जो है वो 2 नाली अर्थात 4 घटिका में संपन्न होना चाहिए। अर्थात कहने का तो 1 घटिका नाली का जो है इसका मतलब है 2 घड़ी। तो जैसे समवकार में अनुगत माना गया है, समवकार में बिंदु और निक्षेप प्रवेशक आदि की योजना नहीं की गई है। जो आपके 8 प्रकृति अवस्थाएं जो बताई गई हैं पंचावस्था उनमें बताया गया है। अब इसमें त्रिशृंगार, त्रिकपट और त्रिविध होना जरूरी है और इसमें प्रथमांक जो है उसमें 12 नाली का अर्थ आपको नालिका का अर्थ यहाँ पर बताया 2 घड़ी, तो यहाँ पर 24 घटिका का प्रयोग और उसके बाद में द्वितीयांक में 8 घटिका और तृतीयांक में 2 घटिका का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से इनको बांटा गया है। अब यहाँ पर आगे बताया गया है आपके डिम के लिए आपको यहाँ पर समझाया गया है कि डिम किस प्रकार से है। तो उसमें बताया आपको आप समवकार का आप उदाहरण के रूप में जान सकते हैं समुद्र मंथन जो है वो एक समवकार है जिसमें वर्णन है देवताओं का अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन जो करते हैं उसको कहा वहां पर समवकार के रूप में उसका प्रयोग किया गया है। अब आगे आप डिमा के बारे में बताया मायेन्द्र जाल संग्राम क्रोधाद भ्रांताद चेष्टितैः उपरागैश्च भूयिष्ठो डिमः ख्यातेति वृत्तकः अंगिरोध रसस्तत्र सर्वे अंगानि रसः पुनः चत्वारो अंगा मता नेह विस्कंबकं प्रवेशकौ नायक देव गंधर्व यक्ष क्षोम होरगाः भूत प्रेत पिशाचात्य षोडशान्यत उद्धता वृत्तया केशिकी हीना निर्विमर्शा संध्या दीप्ता स्युः षडशा शांत हास्य श्रृंगार वर्जिता। अब इसके अंदर बताया गया है कि डिम में क्या क्या होगा। तो मायेन्द्र जाल संग्राम, ऐन्द्र के जालों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, भ्रांति आदि इन सब चेष्टाओं की बाहुल्यता यहाँ पर मिलेगी। अब इसका डिम का जो है ख्यातेति वृत्त का इसका जो वृत्त होगा वो क्या होना चाहिए, ख्यात होना चाहिए, प्रसिद्ध वृत्त इसका होना चाहिए। और अंगिरस के रूप में रौद्र रस रहेगा, बाकी सब जो है अंगरस के रूप में रहेंगे। चत्वारो अंका मता 4 अंकों में होना चाहिए। डिम जो है उसमें डिम में 4 अंक होने चाहिए और अंक चतुष्टय पर्याप्त। इसमें विस्कंबक और प्रवेशक की योजना की आवश्यकता नहीं बताई गई। 4 अंक होंगे लेकिन विस्कंबक और प्रवेशक की योजना की आवश्यकता नहीं है। इसमें इसके 16 नायक हुआ करते हैं।
इसके जो नायक होंगे वो होंगे 16, और उन नायकों में देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, भूत और प्रेत, पिशाच आदि जैसे अत्यंत उद्यत प्रकृति के जीव प्राय रूप से इसमें नायक के रूप में रहेंगे। कौन कौन से इसमें? देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, भूत, प्रेत, पिशाच आदि इसके नायकों के रूप में रहेंगे। डिम्ब में जो वृत्ति है वो कैसे की वृत्ति होगी? विमर्श संधि का प्रयोग किया जाएगा इसमें। कैसकी नहीं, डिम्ब में कैसकी वृत्ति को छोड़ करके अन्य तीनों वृत्तियों का विन्यास किया जाएगा। वृत्ति केसकी हीना, केस की वृत्ति को छोड़ करके जो और वृत्तियां हैं वो सभी वृत्तियां इसमें समाहित होंगी। और इसके अतिरिक्त विमर्श संधि के अतिरिक्त जो संधियां हैं उन सब संधियों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। इसके लिए शांत, हास्य और श्रृंगार रस को वर्जित है, अर्थात इन तीनों रसों को छोड़ करके बाकी जो 6 रस हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ रस 9 मान रहे हैं तब जाकर के हम कह रहे हैं कि इनको छोड़ करके जो 6 रस बाकी हैं, हास्य, श्रृंगार और शांत को छोड़ करके अन्य रस जो है उन सभी रसों का प्रयोग डिम्ब में किया जा सकता है। डिम्ब के लिए उदाहरण के लिए आपको बता सकते हैं त्रिपुरदाह। त्रिपुरदाह जो है वो एक महर्षि भरत के कथन अनुसार डिम्ब के रूप में उसको हम जान सकते हैं। अभिनव भारती में डिम्ब की व्युत्पत्ति जो कही गई है वो क्या है? डिमो डिम्बो विद्रवः इति पर्यायः तद्यमोगादः डिमा अन्ये तो डंत इति डिमा। इस प्रकार से वहाँ पर प्रयोग दिखाया गया है। तो रूपकों के भेद में आज इतना ही। हम लोग नाटक के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रकरण के बारे में, भाण के बारे में पढ़ चुके हैं। भाण के बाद हम समवकार के बारे में भी पढ़ चुके हैं और व्यायोग के बारे में हम पढ़ चुके हैं और अब अंतिम में हमने आज पढ़ा डिम्ब के बारे में। इसके आगे के जो भेद हैं, रूपक के जो और भेद हैं आगे के, उनके बारे में हम आगे अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।